हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते बेटा। चलिए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लें तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यश, प्रदीप, चलिए वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। सभी लोग अच्छे हैं, मेरी तरफ फिट एंड फाइन। चलो हाँ बेटा, चलिए हिमांशु, अमन, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फिजिक्स क्लास 12th के लिए। आप AG 1 to 3 से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जब PCMB पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं आपको आपकी बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वेरी गुड इवनिंग बेटा अर्जुन, कुलदीप, गणेश, अमन, हिमांशु, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले सबसे बेसिक सबसे सिंपल चैप्टर हम लोग लेने वाले फर्स्ट चैप्टर है जो आपके बुक के हिसाब से भी, और बहुत सिंपल चैप्टर है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल आपको लगने वाला है नहीं है। चैप्टर का नाम है लाइट, सभी लोगों ने पढ़ के रखा होगा। चैप्टर का नाम है लाइट। मेरा नाम भी आप सब लोग जानते ही हैं, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राजपूत है ना। काफ़ी सारे बच्चे आप में से मुझसे पढ़ भी रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे पहले, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे वीरेंद्र सिंह राजपूत नाम है मेरा। और काफ़ी बच्चे जो फिजिक्स ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती भी हैं, ठीक है। ये हम लोग सारा डेटा फिर भी ज़ीरो से लेके लास्ट तक, ज़ीरो से हीरो तक हम आपको पहुंचाएंगे। अगर आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता तो भी हम लोग फिजिक्स के एस तक आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। क्लास 12th का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर ले रहे हैं हम लोग लाइट। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबको वॉइस वगैरह क्लियर है, वीडियो वगैरह क्लियर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या है ये समझते हैं, पर उससे पहले समझते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट इज एन एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है जो कि सर किस फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है। लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब क्योंकि सर हमारा चैप्टर है प्रकाश, तो हमको प्रकाश के कुछ गुण पता होने चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देखते हैं तो आपको पता होगा सर ये चैप्टर है 3 मार्क का। 3 मार्क का एक चैप्टर है ये लाइट। तो इसमें क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली चीज तो सर हो सकता है 3 ऑब्जेक्टिव ही आ जाए इससे। सबसे पहली चीज है कि 3 ऑब्जेक्टिव ही आ जाए, तो हमको ऑब्जेक्टिव तो इससे पढ़ने ही पड़ेंगे हर क्लास के बाद, ठीक है। लगभग 4 लेक्चर में मैं लाइट को पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सर ये लगभग 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हर लेक्चर के बाद, जैसे आज का लेक्चर, आज के टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले लेंगे आज के चैप्टर से रिलेटेड। तो क्यों हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं, क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चन में अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इससे एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही। हो सकता है तीनों ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी होनी चाहिए। तो बहुत लोड लेके अपने को टॉपिक्स को रटना नहीं है। जो टॉपिक है थोड़ा थोड़ा समझते जाएं, उसको अपने शब्दों में लिख दें एग्जाम्स के लिए, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसलिए नोट्स भी हम लोग साथ में ही पीपीटी में स्क्रीनशॉट लेते चलें। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकना और उसको क्या कर देना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपके पास नोट्स भी मिल जाएंगे हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में। तो लाइट चैप्टर है, हो सकता है 3 ऑब्जेक्टिव आए, वो अपन कर ही लेंगे।
साथ में हो सकता है सर कि एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, या 2 ऑब्जेक्टिव आ जाए, 3 ऑब्जेक्टिव आ जाए, या हो सकता है एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। तो हमको ऐसे इसको प्रिपेयर करना है कि हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको हो। अगर कोई भी टॉपिक हमको एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क में लिखने के लिए, तो हम उसको लिख पाएं। बहुत ज़्यादा थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मार्क के हिसाब से हर क्वेश्चन को अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एनर्जी हम लोग सभी लोग समझ चुके हैं सर कि एनर्जी क्या है, लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, हमको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है रेक्टिलिनियर मोशन। लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधे सीधे रास्ते पे मोशन। ठीक है, तो लाइट का, थैंक यू पीयूष, हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए प्रकाश की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन। आवाज कम आ रही है क्या? बाकी बच्चे बेटा कंफर्म करें, क्या आवाज मेरी कम आ रही है? हिमांशु बोल रहा है सर आवाज कम आ रही है। तो पीयूष, गणेश, नहीं आ रही बेटा, चलिए ठीक है, क्लियर है आवाज, थैंक यू वेरी मच कंफर्मेशन के लिए। आवाज क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए देखो ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे सर रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सर सीधी लाइन में मोशन। लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। कई बार 2 मार्क के क्वेश्चन में यह आ जाता है कि लाइट की 2 प्रॉपर्टी बता दो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम यही लिखते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी प्रॉपर्टी है मीडियम। ठीक है, मीडियम के साथ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। ठीक है, लाइट जब चलता है तो लाइट को चलने के लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। बिना किसी माध्यम के ही, बिना किसी मीडियम के ही लाइट चल सकती है। ठीक है, मतलब जैसे हम बात करें साउंड की सर, तो हम पृथ्वी पे अगर मैं बोलता हूं तो आपको सुनाई देता है। कारण क्या है कि हम दोनों के बीच में वायु है, एयर है, और जब मैं बोलता हूं तो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेशन के कारण ही आपको मेरी कही गई बातें सुनाई देती है। लेकिन सेम चीज अगर हम लोग चांद पे, मून के ऊपर जाके दोनों खड़े हों और मैं कुछ बोलूंगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां एयर के पार्टिकल नहीं है वाइब्रेट करने के लिए। तो सर ध्वनि को यानी साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के चलने के लिए या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। चलिए तीसरी बात करते हैं सर वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैं तो कहता हूं 3 प्रॉपर्टी शुरू की तो याद ही कर लेना, बाकी क्योंकि सब एक एक तरह की घटनाएं हैं। अगर 2 मार्क में या 3 मार्क में भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपको बतानी है, तो आप ये शुरू के 3 पॉइंट ही बता दो कि लाइट सर सीधी रेखा में जाता है, लाइट को चलने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, और तीसरी चीज है सर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सर वैक्यूम में या एयर में, वायु में या निर्वात में प्रकाश के चलने की जो स्पीड है वो है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट अगर एयर में चलेगी तो वो
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। अगर वो वैक्यूम में चलेगी, खाली जगह में चलेगी, वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह जिसको हम निर्वात कहते हैं, तो भी उसकी स्पीड होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, काफी बच्चे आप में से जानते भी होंगे कि मीडियम बदलने पे ये जो स्पीड है ये चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। जो सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की वो यही है। आगे देखें, हम चौथी प्रॉपर्टी देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर के वापस लौट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टकरा के वापस जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। आप एक कमरे में हैं, आप उस कमरे को बंद करके अगर आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो आवाज टकरा करके दीवार से टकरा के आपके पास वापस आ जाती है। हम बोलते हैं कि ध्वनि का परावर्तन हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप दीवार के ऊपर एक बॉल मारते हैं, बॉल टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। वैसे ही अगर किसी सतह से प्रकाश आके टकराकर वापस चला जाए तो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या है सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके बारे में आपको सबको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास तक इसका नाम जरूर सुना होगा कि मान लीजिए सर ये लाइट है और ये पानी के अंदर आ रही है। लाइट है, लाइट इस रास्ते से चलते हुए आती है और अचानक, अभी तक ये हवा में चल रही थी, अचानक ये पानी के अंदर एंटर करती है। तो जाना कहाँ चाहिए सर? इसको ऐसे सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लाइट ने मीडियम बदला है, तो लाइट जब जब मीडियम बदलती है तब तब अपना रास्ता भी बदल लेती है। जब जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो रास्ता भी बदल लेता है। इस चीज को हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, मतलब इसको जाना ऐसे सीधे था लेकिन ये ऐसा मुड़ जाता है। तो माध्यम बदलने के कारण प्रकाश का अपने रास्ते से भटक जाना, प्रकाश का अपना माध्यम बदल लेना कहलाता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। चलिए दूसरी बात करें सर, डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो लाइट का किसी कोने से टकराकर, किसी तीक्ष्ण कोने से, किसी शार्प एज से टकराकर के बिखर जाना कहलाता है विवर्तन। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि प्रकाश का छाया वाले भाग में पहुंच जाना, लाइट का मुड़ जाना कह दें हम लोग कि डिफ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको समझा देता हूं, एग्जाम्पल के लिए इसको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक दीवार है, ठीक है, सामने एक दीवार है और यहां से अपन ने लाइट को पहुंचाया, लाइट आई। जाना कहां से चाहिए सर? लाइट को यहां तक जाना चाहिए, लाइट यहां तक दिखनी चाहिए और इसके ऊपर दिखनी चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अगर मैंने यहां पे भी एक बल्ब लगाया है, मान लीजिए बल्ब लगाया है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, इसके नीचे वाला प्रकाश तो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इतने इतने हिस्से में, यहां से लेकर तो यहां तक, ये वाला जो इतना इतना एरिया है ना बेटा, इतना इतना एरिया, ये शैडो वाला एरिया है, छाया वाला एरिया। शैडो या छाया होनी चाहिए यहां, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बल्ब यहां भी जलाया है तो भी हमको प्रकाश यहां तक दिख जाता है। इतने इतने एरिया में छाया नहीं दिखती है, इतने इतने एरिया में हमको लाइट दिखाई देती है। तो किसी शार्प एज से टकराकर प्रकाश का मुड़ जाना, यह कहलाता है विवर्तन या डिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? यह है डिफ्रैक्शन या विवर्तन। अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी डेफिनेशन हमने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आ भी जाए तो हम हमारे वर्ड्स में लिख सकते हैं, पर इनके आने के चांसेस कम भी है। ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है
जो 2 मार्क में 3 मार्क में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें सर, व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण किस चीज को बोलते हैं सर? तो बेटा जब भी दो लाइट रे आपस में मिलती हैं, किसी पॉइंट पर आकर दो प्रकाश की किरणें मिल जाती है, तो उनके मिलने से उन प्रकाश किरणों की तीव्रता या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। तीव्रता बदलने की इस घटना को हम व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सर, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कुछ नहीं है सर, लाइट के मिलने से तीव्रता का बढ़ जाना या घट जाना। लाइट वेव्स के किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन से होने से या सुपर इंपोज होने से इंटेंसिटी का इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है सर? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है सर, पार्टिकल से टकराकर लाइट बीम से लाइट रेस का मुड़ जाना, अलग अलग हो जाना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश चलता है तो वो प्रकाश जो होगी, प्रकाश की किरणें एक साथ चलती है, कई सारी किरणें, जिसको प्रकाश पुंज कहा जाता है। लाइट की बीम, एक लाइट बीम चल रही है, उसमें कई सारी रेज है, और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर से होके गुजरती है लाइट बीम, तो उसके अंदर जितनी सारी लाइट रेज है, जितनी सारी प्रकाश किरणें हैं, वो इन कणों से टकरा करके मुड़ जाती है। इस घटना को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हमने बता दी। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि शुरू के 3 पॉइंट भी आपने याद कर लिए, ठीक है, फिर भी ये डेफिनेशंस मैं आपको आपके नॉलेज पर्पस से बता रहा हूं। डिस्पर्जन यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इस पर से तो क्वेश्चन भी बना हुआ है ना, काफी चांसेस है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जा सके। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो क्या होता है सर, जब व्हाइट लाइट, एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से आके टकराता है, तो ये प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ देता है। 7 रंगों में, मैं सिर्फ 3 ही रंग बना रहा हूं। तो सर जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है, तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। 7 रंगों में टूटने की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में, लाइट का अपने 7 कंपोनेंट में टूट जाना, 7 कलर्स के कंपोनेंट में टूट जाना कहलाता है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसको लेंगे भी डेफिनेशन को, इन रिटर्न भी आपको मिल जाएगी यहां पर। अभी फिलहाल हम सिर्फ समझ लेते हैं कि प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना, लाइट का 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाना कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लास्ट है सर पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो सर नॉर्मली जो लाइट होती है ना, नॉर्मली जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है। कोई भी लाइट को अगर हम एक पार्टिकल अज्यूम करें, न्यूटन साहब ने इसको पार्टिकल माना था, कण माना था, तो लाइट, आज हम मॉडर्न व्यू जो हमारा है प्रकाश को लेके, आधुनिक मत, उसमें भी हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझते हैं। हम मानते हैं कि प्रकाश कहीं कहीं किरण है, तरंग है, और कहीं कहीं प्रकाश कण है। तो मान लो प्रकाश सर हर एक दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो हम इसे पोलराइजर से गुजारते हैं। पोलराइजर तो सर जब भी हम प्रकाश को, ये निकोल प्रिज्म होता है बेसिकली, निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हैं हम पोलराइजर के रूप में। पोलराइजर क्या होता है सर, एक ऐसा प्रिज्म है जिससे प्रकाश जब होकर के गुजरता है, तो बाहर निकलने के बाद इस प्रकाश का वाइब्रेशन किसी एक ही दिशा में आता है।
अब ऐसा प्रकाश जिसके वाइब्रेशन, जिसके कंपन हर एक दिशा में हो, उसको हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अध्रुवित प्रकाश। तो पोलराइजर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में, या इसका एक और अच्छा नाम है समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल दे, उसको हम बोलते हैं पोलराइजर। तो सर ध्रुवण क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश को, अनपोलराइज्ड लाइट को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना, पोलराइज्ड लाइट में बदलने की घटना कहलाती है ध्रुवण। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, पोलराइड चश्मे होते हैं हमारे पास, पोलराइड चश्मे, है ना, जो हम लोगों को धूप में जो हमारी आंखों पे जो चकाचौंध आ जाती है, ग्लेज आ जाती है, उससे बचने के लिए हम लोग चश्मों का उपयोग करते हैं जो चकाचौंध नहीं आने देते हमारी आंखों पे। ठीक है, वो भी ऐसे ही ग्लास होते हैं जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल दे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने प्रकाश की पढ़ ली। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2 मार्क में अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल 2 से 3 प्रॉपर्टी लिखना सफिशिएंट है, और उसके लिए हम लोग शुरू किए 3 प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये बाकी डेफिनेशन मैंने ऑब्जेक्टिव के कारण आपको बता दी है। आगे हम देखें सर क्या है आगे। तो आगे देखो, सबसे पहले पूरा इतिहास है प्रकाश का, कि पहले हम लोग प्रकाश को न्यूटन साहब के हिसाब से, न्यूटन साइंटिस्ट आप सभी लोग जानते ही होंगे, नाम सुना ही होगा आपने इनका। तो न्यूटन के हिसाब से प्रकाश कण है, पार्टिकल है। न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल है, कण है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कणिका सिद्धांत दिया था, है ना, पर्टिकुलर। ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है कि लाइट इज अ पार्टिकल। प्रकाश जो है कण है, कणिका थ्योरी है, इसको कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले किसने बताया कि प्रकाश कण है? तो वो न्यूटन साहब थे। उन्होंने प्रकाश को कण माना। लेकिन थोड़े समय बाद एक वैज्ञानिक आए, हाइगेन, और हाइगेन ने कहा कि सर प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। और हाइगेन ने इस तरंग को कोई और तरंग मान लिया था। हाइगेन ने इस तरंग को मैटर वेव्स मान लिया था। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या है, तरंगे तो कई प्रकार की है, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि सर हाइगेन द्वारा मानी गई तरंग प्रकाश नहीं है। प्रकाश वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह बात हमें बताई थी मैक्सवेल ने। अच्छा, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि मैक्सवेल के हिसाब से तरंग कौन सी तरंग है? क्या यह अनुप्रस्थ तरंग है या यह अनुदैर्ध्य तरंग है? यह कौन सी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था। फिर आए साहब प्लैंक साहब आए, क्वांटम थ्योरी इन्होंने दी। क्वांटम थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि सर प्रकाश जो है फोटॉन के रूप में चलता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, और इन बंडलों को कहा जाता है फोटॉन। ठीक है, तो फोटॉन के बारे में जो मत दिया पहली बार, वो दिया था प्लैंक ने। फिर बाद में डी ब्रॉगली नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने हमें बताया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश दोनों तरीके से चल सकता है, जब उसकी इच्छा होगी तब वो कणों के रूप में चलेगा, और जब उसकी इच्छा होगी तब वो तरंगों के रूप में चलेगा। ठीक है, तो ये तो हुई सर बात हमारी प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि प्रकाश का पूरा इतिहास, प्रकाश को कब किसने क्या माना। तो सर न्यूटन साहब ने तो इसे कण माना, लेकिन हाइगेन ने कहा तरंग है, मैक्सवेल ने बताया विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्लैंक ने बताया कि सर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से सर प्रकाश जो है फोटॉन है, ऊर्जा के बंडल्स हैं, और डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है।
तो ये सारे वैज्ञानिकों का नाम याद रखना, किसने प्रकाश को क्या बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब अपन पहला टॉपिक जो 2 मार्क के हिसाब से तैयार करेंगे वो है सर सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण हम इसे कहते हैं। सोलर एक्लिप्स को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं सर, सभी लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। सवाल यह है सर, सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, इसको बनने की, इसके बनने की क्या क्या शर्तें हैं। 2 चीजें हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि सूर्य ग्रहण क्या है और उसके बनने की शर्तें क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, ग्रहण शब्द का मतलब ही क्या होता है। ग्रहण का मतलब होता है सर शैडो पड़ना। या तो देखो, सूर्य के आसपास चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। आपने देखा ही होगा ऐसे कि मान लो ये सूर्य है तो इसके आसपास सर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, और साथ ही साथ सर चंद्रमा, ये रहा छोटा सा चंद्रमा मैंने बना दिया है, ये चंद्रमा भी सर इस तरह से सूर्य के चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा सूर्य के साथ साथ पृथ्वी के भी आसपास चक्कर लगा रहा है। तो इस सर ये इतने सारे जो चक्कर चल रहे हैं ना, इतने सारे जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, इनके कारण कई बार ऐसी स्थिति आती है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे, मून का शैडो अर्थ पे कास्ट होता है या अर्थ का शैडो मून पे कास्ट होता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं सर एक्लिप्स या ग्रहण। मून का शैडो अर्थ पे पड़ना या अर्थ का शैडो मून पे पड़ना कहलाता है एक्लिप्स। अब कब क्या होता है देखो ध्यान से, तो सर इतने सारे चक्कर लगने के कारण, इतने सारे चक्कर चलने के कारण कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और मून सन की पूरी लाइट को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये एरिया अम्ब्रा कहलाता है। अम्ब्रा है ना, केवल नॉलेज पर्पस से बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अम्ब्रा या हिंदी में इसको प्रच्छाया कहा जाता है। ये एक ऐसा एरिया है पृथ्वी का जिसके ऊपर लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही। मान लो आप पृथ्वी के इस हिस्से में रहते हैं तो आपको सूर्य बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा ने पूरा प्रकाश रोक लिया है। प्रकाश, सूर्य से आने वाला पूरा प्रकाश इस एरिया का चंद्रमा ने रोक लिया है। तो इस एरिया में चंद्रमा की परछाई पड़ रही है, सिर्फ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। दिन का समय सर दोपहर की 12 बज रही है, 2 बज रही है, और सूर्य की छाया आप तक नहीं पहुंच पा रही। इस घटना को हम कह रहे हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, इतने इतने क्षेत्र में अगर आपका शहर है तो आपके शहर में प्रकाश की बिल्कुल छाया नहीं पहुंच पा रही, और इसको हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। यानी सर ये कंप्लीट सोलर एक्लिप्स कहलाता है इतने इतने एरिया में। अच्छा सर, ये जो दूसरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बचा हुआ एरिया, यहां प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंचता, पर ऐसा नहीं कि पूरा प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं पहुंच रहा। प्रकाश का कुछ मात्रा में यहां तक प्रकाश सूर्य का पहुंच पाता है। इसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं, इसको उपच्छाया कहा जाता है हिंदी में, है ना। ये वो भाग होता है जहां पर प्रकाश का कुछ हिस्सा पहुंच पाता है सूर्य के प्रकाश का। अगर आपका यहां कहीं शहर है तो आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन आंशिक रूप से, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं। सर सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण क्या होता है बेटा, जब चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो यह घटना कहलाती है सूर्य ग्रहण। अब ये दो प्रकार का होता है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। मतलब क्या होता है सर, इसको याद भी रखते हैं, इनकी पोजीशन याद करने से इसकी परिभाषा याद हो जाती है। क्या है, तो मैं बोलता हूं बेटा सूर्य समय पर निकलता है, समय SME समय, ऐसे याद हो जाएगा। सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए तो मून की शैडो पड़ती है, मून की शैडो कास्ट होती है अर्थ पे, इस चीज को बोलते हैं हम लोग सोलर एक्लिप्स। तो सूर्य समय पे निकलता है, इसे याद हो जाएगा समय। अब इसकी परिभाषा हो गई सर, घूमते घूमते जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक सीध में आ जाता है तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक लेता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, तो आपको दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। डायग्राम और डेफिनेशन जरूर याद कर लेना इसका। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो हमारे पास कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है सर, चंद्रमा बीच में होना चाहिए, पहली चीज तो ये। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरा, ये तीनों एक ही रेखा में होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। तो वही दो शर्तें हैं यहां पर कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, द मून मस्ट बी बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और दूसरा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में होने चाहिए, सीधी रेखा में होने चाहिए। सन मून एंड अर्थ आर इन अलाइनमेंट। सूर्य ग्रहण कब देखने को मिलता है बेटा, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन मिलता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखना। और सूर्य दिन में दिखाई देता है, इसलिए अमावस्या के दिन में दिखाई देता है। अमावस्या को इंग्लिश में न्यू मून नाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अमावस्या वाले दिन में, न्यू मून नाइट वाले दिन में हमको दिखाई देता है, ये डे टाइम में, है ना। रात में तो सूर्य ग्रहण लग नहीं सकता, रात को तो सूर्य दिखता नहीं है। और याद रखना, अमावस्या के दिन जरूर दिखाई देता है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। सूर्य ग्रहण साल में एक या बहुत से बहुत दो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद हम देखेंगे चंद्र ग्रहण। अब इसमें देखो ध्यान से, ये वही चीज है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो पूरी पृथ्वी तक प्रकाश को नहीं रोक पाता, वो पूरी पृथ्वी पे आने वाले प्रकाश को नहीं रोक पाता। पृथ्वी का वो भाग जो चंद्रमा की प्रच्छाया में होता है, प्रच्छाया अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था ना, पिछले डायग्राम में, ये रहा, इसको हम प्रच्छाया बोल रहे हैं इस एरिया को। तो जो पृथ्वी की प्रच्छाया में जो भाग होता है वहां सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और यहां के लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स रहता है, या टोटल सोलर एक्लिप्स रहता है, ठीक है। पृथ्वी का वो भाग जहां चंद्रमा की उपछाया होती है, उपछाया मतलब पेनम्ब्रा होता है, उस पार्ट में थोड़ा थोड़ा लाइट आता है, और वहां की जगह हम लोग बोलते हैं कि एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण यहां पर लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण की बात करें, सेम टू सेम चंद्र ग्रहण का है, पर इसकी पोजीशन कैसे, इसकी केवल शर्तें ही अभी तक पूछी गई है। तो हम बोलते हैं सूर्य समय पर निकलता है और चंद्रमा सेम टू सेम मेरी तरह दिखाई देता है। हाँ सही सुना तुमने, चंद्रमा जो है सेम, SEM, सेम टू सेम मेरी तरह दिखाई देता है ना। चंद्रमा जो है सेम टू सेम, SEM मतलब E मतलब सर अर्थ। अगर अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ना, यह घटना कहलाती है चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स। इसमें पोजीशन याद रखना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड मून, ठीक है। तो यही हमारी दो शर्तें हैं। कब होता है सर ये, तो ये सर पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा, फुल मून नाइट, और रात के समय होता है
नाइट के टाइम में ये हमको देखने को मिलता है। पूर्णिमा की नाइट में हमको चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हमको देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक या 2 बार ही हमको देखने को मिलता है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं। नोट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर विजिबिलिटी थोड़ी कम है तो मैं इसको यहां बना देता हूं। चलिए, क्लियर है ये? आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये इसका हमारा डायग्राम है जो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। इसमें भी वही है कि सर पूर्ण चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, तो यही अम्ब्रा पेनम्ब्रा सेम सिचुएशन है। इतनी कहानी अपने को समझनी भी नहीं है, डायग्राम जरूर जानना है, कंडीशंस याद करनी है। आगे देखिए, सूची छिद्र कैमरा या पिन होल कैमरा। देखो ये आप लोगों ने कभी आपके यहाँ मेला लगा होगा तो मेले में पहले होता था बहुत, है ना, मेले में एक कैमरा रखा होता था स्टैंड के ऊपर, एक छोटा सा डब्बा दिखाई देता था। उस डब्बे के अंदर हम लोग एक छोटे से छेद में से देखते थे और अंदर कुछ चित्र हमको दिखाई देते थे। ठीक है, उसी कैमरा को हम पिन होल कैमरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पिन होल कैमरा? क्योंकि इसके अंदर जो छेद है जिससे हम देख रहे हैं बिल्कुल पिन के बराबर का छेद है, वो पिन के साइज का होल है। पिन होल कैमरा हम इसे कहते हैं। तो सर पिन होल कैमरा होता क्या है सर? तो मैं आपको डायरेक्ट, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन है, आपको मैंने नोट्स के लिए लिखा दिया है ये, कि नोट्स आप यहां से बना लें। इसके लिए ऐसा दिखाई देता है सर, इसमें लकड़ी का या मेटल का एक बॉक्स होता है सर। इसमें यहां इस जगह पर एक होल है, छोटा सा छेद है। तो इसमें लकड़ी का एक बॉक्स है सर, इसके एक तरफ छेद है सर, और इसके अंदर हम लकड़ी के बॉक्स के अंदर सर ब्लैक कलर से दीवार को पेंट कर देते हैं। सामने यहां पर इस जगह पर हम लोगों ने एक ग्राउंड ग्लास रख दिया है। ग्राउंड ग्लास मतलब घिसा हुआ ग्लास। अब बहुत ज्यादा घिसा हुआ भी नहीं, थोड़ा सा घिसा हुआ एक कांच यहां पे लगा देते हैं जो हमारे लिए स्क्रीन का काम करेगा। ठीक है, अब सर घिसा हुआ ग्लास हमने यहां लगा दिया और यहां हमने रख दी एक मोमबत्ती। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पे हमने एक मोमबत्ती रख दी है सर। क्या होगा सर, यहां कोई लेंस तो लगा नहीं, एक छोटा सा छेद है, हवा ही इसमें लेंस की तरह काम कर रही है ना। ये भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी पूछते हैं पिन होल कैमरा में लेंस किस चीज से बना होता है, ग्लास से, वाटर से, एयर से। तो पिन होल कैमरा में सर जो हमारा लेंस है वो एयर से बना होता है, वायु से बना होता है, वायु से बना हुआ लेंस, क्योंकि वो खाली जगह है इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखो क्या हो रहा है सर यहां पे, कि अगर मैं यहां एक जलती हुई मोमबत्ती रख देता हूं तो यहां से एक लाइट जा रही है, ये रही, यहां से एक लाइट जा रही है, ये रही, और इसका एक उल्टा इमेज यहां हमको देखने को मिलता है। पिन होल कैमरा में जो इमेज बन रही है बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, एक तो लेंस किससे बना होता है, हवा से, वायु से, एयर से, और इसमें जो इमेज बनता है ये उल्टा इमेज बनता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड इमेज। और आपको सभी लोगों को पता होगा, है ना, मैंने कई बार बताया है कि जो उल्टे इमेज बनते हैं सारे के सारे कैसे इमेज होते हैं बेटा? उल्टे इमेज सारे के सारे सर रियल इमेज होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सर, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, रियल इमेज होती है। ठीक है, अच्छा इसके लिए सर एक फॉर्मूला भी है, कभी इस पे 2 मार्क में एक सवाल आ जाए तो फॉर्मूला भी ध्यान से देखना। क्या है फॉर्मूला? अब किताबों में जैसा लिखा होता है वैसा मैं नहीं बता रहा। क्या है सर फॉर्मूला? तो मैंने बोल दिया सर ये वस्तु है और वस्तु की हाइट है HO, और ये सर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, इमेज बोलते हैं, इसकी हाइट है HI। HO क्या है? वस्तु की हाइट। HI क्या है? प्रतिबिंब की हाइट। अच्छा सर ये छेद से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, वस्तु की जो दूरी है वो U है, और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो V
है ना, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है v। तो हम लोगों ने 4 साइन बता दिए। इसका कोई भी सवाल हो हम लगा देंगे HI/HO बराबर V अपॉन U, बिना चिन्हों का ध्यान रखते हुए ये फॉर्मूला में लगा दूंगा, सवाल खत्म हो जाएगा। HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब का आकार। HO क्या है? वस्तु की हाइट, वस्तु का आकार। V क्या है? छिद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, होल से इमेज तक की डिस्टेंस। U क्या है? होल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी छिद्र से। चलो यहां पे वही फॉर्मूला लिखा हुआ है और वही थ्योरी भी लिखी हुई है, काफी बड़े बड़े अक्षरों में ये बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ये दिखाई दे, कोई एरिया इसका कटे नहीं। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके साथ थोड़ी सी थ्योरी यहां है, बची कुची थ्योरी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं एक सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। किसी वस्तु के पिन होल कैमरा द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है बेटा? इमेज फॉर्म्ड, लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है हमको? 4 सेंटीमीटर। यदि पर्दा छिद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, पर्दा मतलब जहां पर हमारा स्क्रीन अगर छिद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी v की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तथा वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर है, तो छिद्र से वस्तु की दूरी कितनी है? u का मान कितना है? फॉर्मूला अपन लोग लगा ही चुके हैं सर, HI/HO बराबर v अपॉन u। HI की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर, HO की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, V की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, U की वैल्यू पता नहीं सर, निकालना है। साफ साफ दिखाई दे भी रहा है सर, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, U इधर 6 इधर, U इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वस्तु रखिए सर 12 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में मान रखो और आंसर ले आओ। आगे देखते हैं बेटा, सूची चित्र कैमरा में किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात, है ना, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई HO और वस्तु की ऊंचाई HO, इन दोनों का अनुपात है सर 5:4। यदि वस्तु छिद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, वस्तु की जो दूरी है यानी U 12 सेंटीमीटर है, तो छिद्र से पर्दे की दूरी मतलब V का मान कितना होगा? फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, HI/HO बराबर V अपॉन U। खत्म सवाल। 2 मार्क में बहुत सिंपल सा सवाल इसका आ सकता है। HI/HO का मान तो सर 5:4 है, V का मान हमको पता नहीं है, U का मान 12 सेंटीमीटर है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले 4 से एक बार, 4 से 3 बार काट दिया, 3 इधर आ जाएगा और हमारे पास मान कितना आ जाएगा? V बराबर 5 × 3 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या ये बात? चलिए आगे देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव है, बेसिक सिंपल से ऑब्जेक्टिव, फटाफट से इसका जवाब हमको देंगे आप लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? ऑनलाइन सभी बच्चे बताएं। अर्जुन सिंह का जवाब आ गया सर ए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस चैप्टर से। सबका जवाब आ रहा है ए और बिल्कुल सही है सर, कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण माना था। अगला क्वेश्चन देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल्दी देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अभी भी ऑप्शन जो है ए आंसर आ रहा है बच्चों का। अर्जुन ने कहा है सर आंसर बी आएगा, सुमित कह रहा है आंसर ए आएगा, अमन कह रहा है आंसर ए आएगा। तो अभी अभी हमने देखा, ध्यान से देखो नोट्स में, प्रकाश का जो वेग है, तीसरा गुण अपन ने पढ़ा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि 10⁸ आता है, लेकिन कब? जब मीटर होता है। ये सेंटीमीटर देखा मैंने, ऑप्शन गलत है। किलोमीटर देखा मैंने, ऑप्शन गलत है। 10⁸ के साथ मीटर आता है, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन ये वाला सही है क्योंकि मान 3 है, 3.8 गलत है।
तो ऑब्जेक्टिव जो होगा बी वाला जो आंसर होगा इसका वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, जवाब दे फटाफट से। प्रकाश का रंग किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो प्रकाश का जो रंग है बेटा वो तरंगदैर्ध्य से यानी वेवलेंथ से पहचाना जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर है तो वो लाल रंग है, सबसे कम वेवलेंथ अगर है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य है तो वो बैंगनी रंग है। तो प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्ध्य से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का रंग पहचाना जाता है तरंगदैर्ध्य से या वेवलेंथ से। आगे देखें, अदीप्त वस्तु क्या होती है? अदीप्त वस्तु, ये भी सारे ऑब्जेक्टिव बेटा ये जो मैं ले रहा हूं प्रीवियस ईयर के पेपर के ऑब्जेक्टिव है, ये पेपर में आए हुए हैं तो अपने को आइडिया होना चाहिए। दीप्त वस्तु जैसे सूर्य जिसके पास खुद का प्रकाश हो, और अदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा के ऊपर प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो वो चमकता है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा अकेले नहीं चमक सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? अदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो। तो चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, लकड़ी के पास भी नहीं है, टेबल के पास भी नहीं है, तो ये सारी की सारी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं हैं, नॉन ल्यूमिनस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है बेटा? तो अपने को याद होगा सर, सूर्य ग्रहण, सूर्य सर समय पर निकलता है SME, चंद्रमा बीच में आ जाता है सर, तो चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, पहले ही ऑप्शन सही है। मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बाकी दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन। अगला देखें सर, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सेम, अरे सर चंद्र ग्रहण है तो सेम मेरे जैसा दिखाई देता है, सेम चंद्रमा, तो चंद्र ग्रहण देखना है तो SEM। सर पृथ्वी बीच में आ जाती है, इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लूनर एक्लिप्स। आगे बढ़े बेटा, पिन होल कैमरे में प्रयुक्त लेंस है, किससे बना है बेटा? ये तो PAT के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश वाले चैप्टर से PAT के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। पिन होल कैमरे में कौन सा लेंस होता है सर? कम फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है? नहीं। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है? नहीं। अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है? नहीं। इनमें से कोई नहीं। सर कौन सा लेंस होता है? वायु द्वारा बनाया गया लेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। इतना पोर्शन रोज थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ते जाएंगे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। बस ये है कि आप डेटा एक साथ इकट्ठा ना करें, है ना। इट्स माय प्लेजर बेटा। अमन, रितेश, आप सबके थैंक यू के लिए इतना ही कह सकता हूँ, इट्स माय प्लेजर। हम लोग कल मिलेंगे, इसी को आगे पढ़ेंगे, और इससे इस थैंक यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप रोज़ जितना यहाँ पढ़ते हैं क्लास में, घर जाके उतना इसको रिवाइज कर लें और खुद से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग। नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।